ओके मैडम, थैंक यू। ओके ओके। सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज SCRT हरियाणा द्वारा आयोजित न्यू प्रोग्राम के तहत हम चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कक्षा 10वीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी में कार्यरत हूं। तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इससे संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व की जाएंगी। आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम रखेंगे चैट के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से, और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? चैट में आंसर दीजिए। क्या आवाज आपको सभी को सुनाई दे रही है? चलिए, हाँ यस सर, आ गया है मेरे पास। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, जिस समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 हो, उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, आपको जो द्विघात समीकरण का मानक रूप दिखाई दे रहा है, इसको मानक रूप क्यों कहा जाता है ये समझिए। देखिए,
इसको मानक रूप इसलिए कहा जाता है कि इस समीकरण के अंदर जितने भी द्विघात समीकरण हैं वो सभी समाहित हैं, इस रूप में लिखे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वेयर है, ए क्या है यहाँ पर, ए जो है वो एक्स का गुणांक है। ए क्या है यहाँ पर, एक्स का गुणांक है। ये देखिए, ये ए जो है ये एक्स की 2 का गुणांक है, और बी जो है वो किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और सी जो है वो कांस्टेंट है। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है, इसको मानक रूप कहते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ए जो है वो नॉन जीरो होगा। ए नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो अर्थात मतलब ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो जाता है तो ये क्या समस्या क्रिएट होगी हमारे पास, ये जो पहला पद है, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। देखिए, कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ, क्या वह मानक रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है। क्या इसको मानक रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसमें ए, बी और सी की क्या वैल्यूज होंगी? देखिए, ए की क्या वैल्यूज होगी यहाँ पर? विद्यार्थी अपने चैट में जल्दी जल्दी से भेजिए, ए की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर? अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। यहाँ पर ए का मान क्या होगा बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत सारे एकदम से आंसर आए हैं। ए का मान क्या होगा यहाँ पर? 1 होगा। और बी की वैल्यू क्या होगी? चलिए, बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर? 5 होगी। और अब सी की वैल्यू बताएंगे। सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू के लिए मैसेज कीजिए कि क्या होगी सी की वैल्यू यहाँ पर। मुकेश ने जो आंसर दिया है वो गलत है। 2 आंसर दिया है, 2 नहीं होगी। ए की वैल्यू 1 होगी, और सी की वैल्यू, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सी की वैल्यू के लिए बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बी की वैल्यू भी बताई गई है, 5 होगी। और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 0 हो जाएगी। आंसर मेरे पास आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, और कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो कोई भी टर्म नहीं है तो उसमें जो कोफिशेंट हैं उनकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, और ए बी सी जो कोफिशेंट्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, वो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। और कोई भी अगर समीकरण हमारे पास है, द्विघात समीकरण है, तो हम उसको मानक रूप में किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। आपको ये देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण इसमें है। तो हम ए पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ए लेते हैं, क्योंकि 4 पार्ट हैं, चारों को हमें पर्टिकुलर एक एक लेकर के चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 है। अब वैसे हम इसको नहीं बता सकते कि ये द्विघात समीकरण बने आएगा या नहीं आएगा। पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले x प्लस 1 जो है उसको सोल्व करते हैं।
इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा हम इसको खोलेंगे और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 2x क्यों आया यहाँ पर? देखिए ध्यान से, प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें a की वैल्यू क्या ली? x, और b की वैल्यू क्या ली? 1 ली। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड और सोल्व करके देखते हैं। वो हमारे पास क्या आएगी? वो आ जाएगी 3x माइनस 9। थ्री एक्स माइनस 9। यहाँ हमने सिर्फ इसको सोल्व किया था। अब ये हमारे पास पूरा आ गया है। अब इसको सोल्व करना है हमें। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब इसको क्या कहाँ लेके आएंगे? दूसरी तरफ लेकर के आएंगे। माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो देखिए, वैसे तो यहाँ से ही पता लग रहा है लेकिन नेक्स्ट स्टेप तक हमें चले जाना चाहिए। ये जो x वाली जो टर्म्स हैं, ये जो x वाली टर्म है, इन टर्म्स को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस एक्स बचेगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमने सोल्व करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों ये द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है? 2 है। ये देखिए ये सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए पार्ट जो है वो द्विघात समीकरण है। अब आप बताइए कि क्या बी पार्ट भी द्विघात समीकरण है? सोल्व करके देखिए
क्या बी पार्ट जो है वो द्विघात समीकरण है? अब चलिए, अब बी पार्ट के लिए चेक करते हैं कि क्या बी पार्ट द्विघात समीकरण है। देखिए, एक्स की क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब ये एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इसमें जब आप सोल्व करेंगे तो x की पावर क्यूब 3 जो है वो बच रही है, वो कैंसिल नहीं हो रही, या घटाने के बाद 0 नहीं हो रही। तो क्या कितनी पावर बची यहाँ पर लास्ट में? यहाँ से अब जब इन दोनों स्टेप्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ x की पावर बच रही है 3। हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ मैं। हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, और हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो आप सोचिए कि क्या ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। तो बी पार्ट जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। अब इसी तरह से सी पार्ट देखिए, क्या सी पार्ट द्विघात समीकरण है? सी पार्ट भी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो सी पार्ट भी द्विघात समीकरण नहीं है, और डी जो है वो इनमें से कोई नहीं, वो ऊपर वालों के लिए ही है। तो इनमें से सिर्फ कौन सा द्विघात समीकरण है? ए पार्ट जो है वो द्विघात समीकरण का उदाहरण है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप चेक करें। यहां तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लाइव चैट में भेज सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी मेरे ख्याल से सभी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं आपकी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि पी वाई प्लस क्यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह समीकरण द्विघात समीकरण कब नहीं होगा, हमें उस स्थिति को बताना है। तो देखिए, मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी, मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, क्यू वाई स्क्वेयर प्लस पी वाई माइनस एम इज इक्वल टू 0। इसको किस फॉर्म में लिखा गया है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से कि यह समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण कब नहीं रहेगा। बताइए विद्यार्थी, कुछ आंसर है? तो ये जो पूरा स्टेप है, ये पहला जो पूरा पद है वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या रह जाएगी फिर? y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 रह जाएगी, और y की हाईएस्ट पावर 1 रहने से क्या नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो इसमें काफी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है कि q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, जांच कीजिए कि जो दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि है तो इसको मानक रूप में लिखिए। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आपको क्लियर करना पड़ेगा ये कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं इसको सीधा गुणा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस 2x की मल्टीप्लिकेशन इस पूरी ब्रैकेट के साथ लेफ्ट हैंड साइड में, और इसी तरह से फिर इसी साइड के लिए -1 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो x-3 के साथ। तो देखिए 2x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x-3 के साथ, फिर -1, फिर x-3, ये जो है एक बार दोबारा से देखते हैं। टू एक्स इंटू x-3 -1 x-3 इज इक्वल टू इसी तरह से यहां भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x की इस पूरे के साथ और फिर +5 की इस पूरे के साथ। इसी के साथ इसी पूरी ब्रैकेट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, इसी पूरी ब्रैकेट के साथ। अब देखिए x -1 +5 इंटू x-1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² -6x -x, और ये -1 और -3 जब गुणा होंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद है इधर गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² -x प्लस 5x -5, और इसको जब हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2x² -6x -x प्लस 3, और इस -x² को उधर लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। कुछ विद्यार्थी एडवांस में सॉल्व करके भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो स्क्रीन पर देखें। अब देखिए यहाँ पर जब हम x² की और इस x² की एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक x² पॉजिटिव बचेगा और एक जो है वो घट जाएगा।
इसी तरह से जब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। और यहां से क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहां से माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, 4x माइनस का बचेगा, और ये 7x, तो कितना हो जाएगा, -11x। और कांस्टेंट टर्म कितने आ जाएंगी, बहुत अच्छे, कुछ विद्यार्थी सोल्व करके साथ साथ भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आएगा, +8 आ जाएगा हमारे पास, और इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिए, हमें इस क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जांच कीजिए कि दिया गया जो समीकरण है, ये देखिए हमें जांच करनी है कि जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। बिल्कुल यह द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें जो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब दूसरा, इसको मानक रूप में लिखना है, ये बिल्कुल मानक रूप में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी घात पहले है, उसके बाद उससे छोटी घात है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं कि ABC की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, A की वैल्यू क्या आई हमारे पास, A की वैल्यू आई 1, B की वैल्यू क्या है हमारे पास, -11, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8। तो इस तरह से हम क्लियर कर पाए कि A, B और C की वैल्यू हम निकाल पाए यहाँ से द्विघात समीकरण से, और इसको मानक रूप में लिख पाए। अब यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वो मैसेज कर सकता है, जो विद्यार्थी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विद्यार्थी साथ साथ कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि विद्यार्थी सोल्व करके साथ साथ भेज रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है x इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, और ax को ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए, और abc का मान भी बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, x इंटू 2x माइनस x इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, ये हमें दिया गया है। यहां से हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखिए यहाँ जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 3x, और इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, और इक्वल टू 0, इधर 0 बचेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर की एक ही पद है एक्स स्क्वेयर वाला, वो एज इट इज रहेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और
4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, साथ साथ आंसर दे रहे हैं विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थी b की जो वैल्यू है वो 3 बता रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, b की वैल्यू 3 नहीं है। और यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है, ये देखिए मानक रूप में लिखना है तो मानक रूप में बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -5। कुछ विद्यार्थी c की वैल्यू को 5 बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन का ध्यान रखिए। जब दूसरी तरफ 5 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे राइट हैंड साइड से, तो उसके साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -4 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है विद्यार्थियों का, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर दिए गए समीकरण की मानक रूप से तुलना करके बताइए कि कौन से विकल्प सही हैं। कौन से विकल्प सही हैं, तो ये देखिए कि इसमें समीकरण जो है, हमें पहला समीकरण दिया गया है कि 2x² + x + 9। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये जो खाली बॉक्स दिया गया है मैं इसमें लिख रहा हूँ, a की वैल्यू क्या आएगी 2। क्यों, क्योंकि वो x² का कोफिशिएंट है, x की 2 का कोफिशिएंट होता है a। इसी तरह से b की क्या वैल्यू होगी 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो 2, 1 और 9, बिल्कुल पहला जो समीकरण है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। समीकरण के साथ साथ जो ए बी सी के मान है वो भी क्या है, तीनों बिल्कुल सही हैं। ये देखिए तीनों मान बिल्कुल सही हैं। बहुत अच्छे, साथ साथ रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें जो मान है वो क्या है 3 है, a की वैल्यू 3 है, लेकिन b की वैल्यू क्या है -1 है, और c की वैल्यू भी क्या है -7 है। ये दूसरा बॉक्स इसलिए बनाया गया है ताकि ये गलत बताने के बाद, जैसे ये गलत बताया गया है, तो हम सही को भी देख पाएं कि सही कौन सा है। ये दोनों गलत हैं, हालांकि 3 जो है वो सही है, लेकिन इसमें क्या आएगा -1 और -7 आएगा। बहुत अच्छे, सभी का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है। इसी तरह से तीसरे में भी अगर देखें हम, तो a की वैल्यू क्या आएगी, इसके आगे क्या होता है, अगर कोई भी लिखा नहीं है तो उसके गुणा में क्या है 1 है, तो ये 1 आएगा यहाँ पर। इसी तरह से जो b है वो x का गुणांक होता है, जो कि 0 बनेगा, क्योंकि इसमें x वाली टर्म है ही नहीं, x वाला पद नहीं है। और c क्या है, इसमें c आएगा -8। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा गया है ABC का मान।
उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है? फोर्थ पार्ट में दिया गया है कि एक्स स्क्वेयर -7x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर -7x इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? अभी अभी मैंने बताया था कि कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा है तो वो कोफिशिएंट क्या माना जाता है? एक होता है कोफिशिएंट वहां पर। अब इसमें दूसरा जो कोफिशिएंट आएगा, बी का जो मान आएगा, वो बी का मान क्या आएगा? बी का मान आएगा -7। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है? 10 लिखा गया है, जो कि गलत है। और इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आएगी? वो 0 आएगी। और इसमें क्या लिखा गया है? कांस्टेंट टर्म को -7 लिखा गया है, ये भी क्या है? गलत है। तो इस प्रकार 1, -7 और 0, ये आंसर सही है। तो ये भी, इसमें दो ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं और दो सही हैं। पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा जो है वो गलत हैं। उनके ABC की जो वैल्यूज हैं वो गलत दी गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स दे रहे हैं विद्यार्थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं सभी के देख पा रहा हूँ, आंसर साथ साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें शून्यंक क्या होंगे? इसके शून्यंक बताने हैं हमें कि शून्यंक क्या होंगे। देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है विद्यार्थियों को। क्या समझने की जरूरत है? कि दो चीजों का की गुणा, दो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों बीजीय व्यंजक हैं, दो बीजीय व्यंजकों की जो गुणा है वो 0 के बराबर है, शून्य के बराबर है। दो बीजीय व्यंजकों की जो गुणा है वो शून्य के बराबर है। और तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ, देखिए। या तो अकेला पहला पद जो है वो 0 होगा, पहला बीजीय व्यंजक 0 होगा, या दूसरा बीजीय व्यंजक 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे। देखिए, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। किन्हीं दो की गुणा 0 के बराबर जब होगी तो तीन पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो पहला पद 0 होगा, या दूसरा पद 0 होगा, और या दोनों 0 होंगे। तो हम एटलीस्ट कम से कम लेके चलें कि एक बार ये मान के चलते हैं कि पहला पद 0 होगा। अर्थात यहां से दो पॉसिबिलिटी आई हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी बनी, और दो पॉसिबिलिटी बनने के बाद y, या तो y+2 0 होगा, और या y-3 जो है वो 0 होगा यहाँ पर, या फिर दोनों ही 0 होंगे, या दोनों ही 0 होंगे। तो एक एक बार लेके चलते हैं। अगर यहां से अगर y+2 0 होगा तो y की क्या वैल्यू आ जाती है? -2। इसी तरह से चलिए इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फिर उड़े जा रहा है भाई। यहां से दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आई
कि या तो y प्लस जो 2 है वो 0 होगा, या y माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर y प्लस 2 जब 0 हो जाता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आएगी, और y माइनस 3 जब 0 के बराबर होता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस 2 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यंक निकालने हैं हमें। शून्यंक क्या होते हैं, शून्यंक पे हम चर्चा कर चुके हैं कि चर के वे मान जिनको बीजीय व्यंजक में रखने पर बीजीय व्यंजक में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, शून्यंक कहलाते हैं। शून्यंक क्या होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास y की जो दो वैल्यू आई हैं वो क्या है, इस बीजीय व्यंजक की या द्विघात समीकरण के, ये द्विघात समीकरण है, दोनों की गुणा करेंगे तो इस द्विघात समीकरण के शून्यंक हैं, मूल हैं, हल हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स। वर्तमान आयु तथा 5 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल 500 है। संध्या की वर्तमान आयु और 5 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल जो है वो 500 है। तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखें और वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए हम सबसे पहले मानते हैं कि संध्या की वर्तमान आयु, हम संध्या की वर्तमान आयु मानते हैं कि वर्तमान आयु जो है वो क्या होगी, हमने क्या मान ली, x वर्ष मान ली हमने संध्या की वर्तमान आयु। x वर्ष। अब वो क्या कहता है, देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल। अब 5 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, इस आज की आयु में से हम 5 घटा देंगे, ये 5 वर्ष पहले की आयु होगी। अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए कि दोनों का जो गुणनफल है, इस आयु का और इस आयु का जो गुणनफल है, x का और x माइनस 5 का जो गुणनफल है वो किसके बराबर दिया गया है, वो 500 के बराबर दिया गया है। तो देखो यहां प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, x इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 500। ये हमारे इक्वेशन बनी, और अब ये गुणा करने के बाद द्विघात समीकरण बन जाएगा और द्विघात समीकरण को हम हल कर पाएंगे। तो देखिए यहां हम इसको सोल्व करेंगे तो ये x की 2 हो जाएगा, माइनस -5x और 500 को दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो ये 500 और इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल, बहुत अच्छे विद्यार्थियों ने साथ साथ सोल्व करके भेज दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके आपको देखिए, गुणनखंड विधि में जो हम मध्य पद विभाजन विधि करते हैं या गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो विद्यार्थी इसको बहुत इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि मानक रूप में लिखा गया है नहीं लिखा गया है। तो बिल्कुल यह जो द्विघात समीकरण है बिल्कुल मानक रूप में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, मानक रूप के लिए पहले और तीसरे पद की गुणा करनी है, कोफिशिएंट की गुणा करनी है, कांस्टेंट टर्म की और x की 2 के कोफिशिएंट की आपको गुणा करनी है। तो देखिए यहाँ कर रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा, हमारे पास गुणा करने के बाद 500 आएगा।
अब 500 के हमें 2 भाग ऐसे करने हैं, देखो यहाँ पर गुणा की हमने 500 की और 1 की तो 500 आया। अब 500 के हमें 2 भाग ऐसे करने हैं जिनकी जोड़ या घटा जो है वो बीच वाला आ जाए। बीच वाला क्या है हमारे पास? 5। तो ऐसे 2 हमें पेयर चाहिए, ऐसे एक पेयर चाहिए जो जिनकी गुणा तो 500 आए और जोड़ या घटा क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो हम इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं। तो फैक्टर करना शुरू करते हैं तो क्या क्या फैक्टर आएंगे इसके, देखिए। अगर हम सीधा मैं लिख रहा हूं, विद्यार्थी फैक्टर करके गुणनखंड करके इसको कर सकते हैं। अगर 25 और 20 लें तो देखिए दोनों की गुणा क्या आ रही है? 500 आ रही है। और दोनों के अगर हम घटाएं दोनों को, एक 25 में से 20 घटाएं तो हमारे पास क्या बच रहा है? बीच वाला मध्य पद बच रहा है। तो इसको मध्य पद को टुकड़ों में तोड़कर भी किया जा सकता है। अब ये 25 और 20 कैसे आए, इस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो इसमें कैसे आए, तो हम इसमें 500 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे इस तरह से, जैसे हम छोटी क्लासेज में करते आए हैं। इस तरह से फैक्टर करेंगे। ये देखिए 2 से हमने किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा। उसके बाद 2 से हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 1 और 2 और 5, इस तरह से आएगा। उसके बाद 5 से करेंगे हम, 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 और 5, और फिर हम क्या करेंगे? 5 से करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमें इनके टुकड़े करने हैं, दो जो पेयर्स में इनको विभाजित करना है, अलग अलग करना है। तो 2 पेयर्स में इनको अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए अगर हम यहां से ऊपर वालों का एक अलग जोड़ा बनाते हैं, देखो यहां से इनका अगर हम अलग से बना लेते हैं और ये दोनों नीचे वाले अलग रह जाते हैं, ध्यान से देखिए ये दोनों नीचे वाले अलग रह जाते हैं, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नीचे वालों से क्या प्राप्त हो रहा है? हमें 25 प्राप्त हो रहा है। और ऊपर वालों से क्या प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आपको पेयर्स बनाना है, एक पेयर बनाना है, 2 का मिला करके एक जोड़ा बनाना है, ताकि जिनकी जोड़ या घटा जो आए वो बीच वाला आ जाए और गुणा जो है वो पहले पद और तीसरे पद की बराबर आ जाए। तो इस प्रकार हमें तैयार करना है। तो देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे? हम 5 को ही रिप्लेस करेंगे, किससे? 25 और 20 से। अब मैं 5 की जगह क्या लिख रहा हूं? 25 माइनस 20 और x एज इट इज बाहर लिख रहा हूं, यूं का यूं, और कुछ चेंज नहीं कर रहा। ये ध्यान से देखिए, हमने इसमें और कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ वही लिखा है और इक्वल टू 0 किया है। अब यहां से आपको सोल्व करना है, आगे सोल्व करना है। आगे आप इजीली इसके 2 टुकड़े कर पाएंगे, ये बहुत आसान है। ये 8वीं कक्षा का मैटर बचता है। अब आगे इसको आप इस तरह से सोल्व कर पाएंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस 25 एक्स आ जाएगा, एक्स भी साथ में है तो एक्स आ जाएगा, और फिर ये क्या आ जाएगा? 20x आ जाएगा, और माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब पहले 2 पद से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए पहले 2 पद से क्या कॉमन आ रहा है? पहले 2 पद से कॉमन आ रहा है x, और अंदर क्या बच रहा है? x माइनस 25। और दूसरे पद से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ध्यान से, ये आ रहा है 20, और यहाँ क्या बच रहा है? x माइनस 25, और ये इक्वल टू 0 हो रहा है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए
मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ से दोनों में से क्या आ गया हमारे पास कॉमन, x-25, दोनों में से कॉमन आ गया। ये देखिए यहाँ से इसमें भी x-25 है और यहाँ भी x-25 है। सभी यहाँ तक कर पा रहे हैं? और दूसरा जो इसमें आया हमारे पास, बचा क्या फिर, यहाँ पर क्या बचा देखिए, यहाँ पर तो x बच गया और यहाँ पर क्या बचा, -20। तो अब जो सेकंड पद जो इसमें बचा, सेकंड स्टेप जो बचा, वो बचा x-20 और इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है देखिए। अब वही सिस्टम है कि दो ब्रैकेट्स की गुणा, दो बीजीय व्यंजकों की गुणा जो है वो 0 के बराबर है। या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। अगर पहला 0 होता है तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, 25 आ जाएगा। और दूसरा 0 हो जाता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। अब विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें कि मिस्टेक कहाँ हुई है। अक्सर विद्यार्थी वहां मिस्टेक करते हैं। अब आप मुझे यहां पर रिप्लाई करेंगे कि मिस्टेक कहाँ हुई है। मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है कि कहाँ मिस्टेक हुई है। आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए। आप ध्यान से देखिए, बताइए, मुझे रिप्लाई कीजिए। मैसेज आपके नहीं आ रहे हैं। सॉल्यूशन में जहां गलती हुई है, ये ध्यान से देखिए। चलिए मैं ही बता रहा हूं। यहां पर हमने किया, यहां जब माइनस था बाहर तो यहां पर क्या आना चाहिए था, प्लस आ जाना चाहिए था। और ये प्लस आना चाहिए था तो यहां पर प्लस आ जाएगा। और यहां पर प्लस आने के बाद यहां पर प्लस आएगा। और यहां पर प्लस आने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। ये माइनस का आ जाएगा। और यहां पर माइनस आ जाता है तो कौन सी संख्या x की वैल्यू जो है वो कौन सी सही है, x की वैल्यू 25 हमारे पास सही है। x की वैल्यू 25 हमारे पास सही है। और x की वैल्यू 20 हमारे पास गलत आई है। -20 जो है वो वैल्यू तो सही है लेकिन -20 हम नहीं ले सकते। तो क्या विद्यार्थी बता पाएंगे कि -20 हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं?
हाँ हाँ फोन, हाँ फोन से तो चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो चलो, ठीक ठीक ठीक। ओके। बिल्कुल। यहाँ पर क्या क्यों हम x की वैल्यू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्यों हम x की वैल्यू -20 नहीं ले पाएंगे, उसका कारण है कि x की वैल्यू -20 जो है, हमने x क्या माना था, हमने x माना था वो उसकी वर्तमान आयु, और आयु जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, आयु नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम x की वैल्यू जो है वो क्या लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे। और x की वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास क्या है, वो x की वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास है 25। तो इसलिए जो संध्या की वर्तमान आयु है वो क्या हमारे पास आई, वो 25 आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चित्र में दिखाई गई दीवार वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर है, दीवार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक वर्गाकार दीवार है हमारे पास और उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, अर्थात दीवार की एक जो भुजा है, साइड है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसमें मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि माना दीवार की भुजा की लंबाई ले सकते हैं आप, या लंबाई भी कह सकते हैं, x मीटर हमने इसको मान लिया। अब अक्षेत्रफल क्या होता है, अक्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, अर्थात x गुणा में x इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा, वर्गाकार है तो भुजा गुणा भुजा होगा। तो यहां पर हमारे पास आया कि x की 2 बराबर है 9, यहां पर हमें प्राप्त हुआ। और इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद यहां से x को हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी +-3। तो यहाँ से x की जो है एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और एक x की वैल्यू आ गई -3। अब दीवार की लंबाई की बात है, तो दीवार की लंबाई की बात है, तो ध्यान से देखिए कि x का कौन सा मान सही है, x का कौन सा मान सही है, ये देखिए। तीन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। x की वैल्यू 3 बताई गई है, क्यों है, क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू 3 कैसे होगी, हम -3 क्यों नहीं ले पाएंगे, क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर सही है कि x की वैल्यू 3 होगी। x की वैल्यू 3 होगी, लेकिन क्यों होगी 3, -3 क्यों नहीं होगी?
सभी अच्छा आंसर दे रहे हैं। सविता है, काजल है, सभी ने अच्छा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। x इक्वल टू 3 होगा, बिल्कुल। चलिए मैं ही इस पे चर्चा करता हूँ कि x इक्वल टू 3 होगा। x माइनस 3 क्यों नहीं होगा? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने लंबाई जो मानी थी, x की जो वैल्यू मानी थी, वो क्या मानी थी? वो मीटर में मानी थी और लंबाई थी, और लंबाई कभी भी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो ऑप्शन है वो हम नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? मतलब लंबाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 3 मीटर। लंबाई कह सकते हैं आप, या भुजा कह सकते हैं कि वर्गाकार जो दीवार है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 3 मीटर आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं हमें। समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6। चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना विद्यार्थी। इस पे हम चर्चा करेंगे कि हम पहले तो इसको क्या देखते हैं कि ये मानक रूप में लिखा गया है या नहीं लिखा गया। हमें क्या देखना है कि ये मानक रूप में है या नहीं है। तो ये पहले से ही ऑलरेडी मानक रूप में है। मानक रूप में है तो हम चलते हैं पहले और तीसरे पद का कांस्टेंट टर्म की और पहले पद के कोफिशिएंट की गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर आया 6। 6 हमें प्राप्त हुआ। अब 6 के हमें दो भाग ऐसे करने हैं। 6 के दो भाग ऐसे करने हैं जिनकी जोड़ या घटा 5 आ जाए। तो देखिए हम 1 और 6 ले सकते हैं, फिर 2 और 3 ले सकते हैं, या 3 और 2 ले सकते हैं, या 6 और 1 ले सकते हैं। अब देखिए इन दो का ही रिपीटेशन है इसे नीचे वाले, ये दोनों उन ऊपर वालों का ही रिपीटेशन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऊपर वालों की घटा जो है वो भी 5 आ रही है और नीचे वालों का जोड़ 5 आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि देखिए जब इन दोनों की घटा जो है वो 6 आएगी, लेकिन अगर घटाएंगे तो एक नेगेटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव होगा तो वो क्या किसके बराबर आएगी? -6 के बराबर आएगी। तो इसलिए हम कौन से लेंगे? हम लेंगे 2 और 3। कौन से लेंगे? 2 और 3 हम लेंगे। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे हम, 2 और 3। ये 2 और ये 3। हम इसके दो टुकड़े लेंगे। दोनों की गुणा किसके बराबर आ रही है? 6 के बराबर आ रही है। दोनों का जोड़ किसके बराबर आ रहा है? बीच वाले पद के बराबर आ रहा है, मध्य पद के बराबर। तो अब देखिए x², अब प्लस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 + 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 + 3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा हमारे पास, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें ब्रैकेट खोलनी है सिर्फ कि x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अब पहले दो पद में से क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट के दो पद में से क्या कॉमन आ रहा है, ये हमें देखना है। तो देखिए पहले दोनों पद में से x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अंदर क्या बचा? x जमा 2। और दूसरे पद दोनों पद में से कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? x जमा 2। इस तरह से, और इक्वल टू 0। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर का भाग है दोनों में,
वो क्या है, कॉमन है। तो हम इसको कॉमन को आगे कॉमन ही निकाल लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा x जमा 2, ये आ जाएगा x जमा 2, और अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर यहां पर क्या बचेगा, ब्रैकेट शुरू x और प्लस 3, ये 3 बचेगा, और इस तरह से इक्वल टू 0। अब 2 की गुना, अब वही केस अराइज होता है यहाँ पर कि दो ब्रैकेट्स के की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। जब पहला 0 होगा तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आएगी, -2, और जब दूसरा 0 होगा तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आएगी, -3। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के ये दो मूल बने। ये जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया था, सबसे ऊपर देखिए, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया था, तो इसके दो मूल हमने निकाले, x बराबर है -2 और x बराबर है -3। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं विद्यार्थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसी तरह का है, पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते हैं। आप स्क्रीन से नोट कर लीजिए इसको आप खुद कर पाएंगे। हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। देखिए यह द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र है, अर्थात जिन समीकरणों के हम गुणनखंड विधि द्वारा या मध्यपद विभाजन विधि द्वारा सॉल्यूशन नहीं कर पाते, तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र में क्या है, ये ABC जो हम हमारे पास जो मानक रूप होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू में x की वैल्यू हमारे पास निकल आती है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको द्विघाती सूत्र बोला जाता है। द्विघाती सूत्र में मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है, ये देखिए द्विघाती सूत्र में क्या है, ये जो है ये जो पोर्शन है, ये b² - 4ac, ये मूलों की प्रकृति बताता है कि किस प्रकृति के मूल हैं, मूल बनेंगे। अर्थात देखिए b² - 4ac जब धनात्मक होगा, धनात्मक होता है, ये देखिए पहला केस अराइज होता है कि जब धनात्मक होता है अर्थात 0 से बड़ा होता है, तो क्या आते हैं, और 0 के बराबर हो, अगर ये b² - 4ac 0 के बराबर हो तो क्या स्थिति होती है, और अगर ये ऋणात्मक हो, मतलब नेगेटिव हो, तो और 0 से छोटा हो तो क्या स्थिति होती है। देखिए तीनों स्थिति अलग अलग हैं। तो पहली स्थिति जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होंगे, मूल दोनों भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। इसी तरह से जब ये b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो दोनों जो मूल हैं वो बराबर होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। और तीसरा जो है वो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो क्या नहीं होंगे, मूल जो है कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। और इस b² - 4ac को, इस भाग को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, b² - 4ac को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, d से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, d से डिनोट किया जाता है। तो ये विद्यार्थी यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। चलिए अब स्थिति पे और नजर दौड़ाते हैं कि स्थिति किस प्रकार की होगी। देखिए दोनों मूल जब वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे तो स्थिति ये बनेगी, ये d की वैल्यू हमने यहाँ रखी है b² - 4ac की जगह, और b और a जो b है वो x का
कोफिशिएंट है और a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसी तरह से दोनों मूल जब बराबर होंगे तो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, बराबर भी होंगे, तो स्थिति क्या होगी, मूलों की स्थिति क्या होगी, मूलों को हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे, तो हम सीधा फार्मूला यूज कर पाएंगे। क्यों, इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, डी की वैल्यू 0 होने से ये जो स्टेप है, ये जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सीधा ऊपर माइनस बी बचेगा, माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a। तो इस स्थिति में दोनों ही मूल जो है वो बराबर होंगे वास्तविक होने के साथ साथ। और तीसरी स्थिति क्या है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, और वास्तविक मूल नहीं होगा तो वो 10th क्लास के विद्यार्थी के लिए सोल्व करने का क्वेश्चन नहीं है। तो कोई भी मूल जो वास्तविक नहीं होंगे तो उसमें हमें वहीं तक लिख के छोड़ देना है कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। चलिए इसमें विविधकर निकालिए और हल कीजिए। इस क्वेश्चन को विविधकर निकाल के हम हल करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए विविधकर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि a की क्या वैल्यू है। a का मान इसमें क्या है, a का मान है 3, ये पहले ही मानक रूप में लिखा गया है। और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है -2 वर्गमूल 6, और c की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। अब हम इसमें d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है, विविधकर होता है d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4a और c। यहां से हम निकालेंगे b की वैल्यू है हमारे पास -2√6, और इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -4, a क्या है हमारे पास 3 है, और c क्या है हमारे पास 2 है। तो ध्यान से देखिए यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 6 यूं का यूं रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 24। और यहाँ भी क्या मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 24, और किसके बराबर आ रहा है 0 के। और ये किसकी वैल्यू है, ये d की वैल्यू है हमारी। d की वैल्यू जब हमारी 0 के बराबर आ रही है तो ध्यान से देखिए d जो है हमारा 0 आ रहा है, तो दोनों मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, देखिए दोनों मूल किस प्रकार के होंगे, बराबर होंगे, वास्तविक तो होंगे और बराबर होंगे। अब दोनों को हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हमें x की वैल्यू निकालने के लिए अभी मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। देखिए दोनों की जो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो -b/2a, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम सीधा फार्मूला पुट कर रहे हैं अब -b/2a। क्यों, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है, तो -b -2√6/2a, 2a हमारे पास क्या है 3 है। तो हम क्या निकाल पा रहे हैं, देखिए यहां से x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, ऊपर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√6/6, या 2 × 3 कह लीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √6/3, ये बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें क्या प्राप्त हुआ, x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, √6/3। और दूसरी वैल्यू भी हमारे पास यही आएगी, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 0 है, तो हम यही वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम विविधकर निकाल पाएंगे। ये हमने विविधकर निकाला। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। ये हमने विविधकर निकाला, ये वाला, ये विविधकर का क्या आया हमारे पास 0 आया,
और उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली, मूल निकाले इसके, हल किया इसको, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, √6/3 और √6/3। अब विद्यार्थियों का कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित, यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे इसका सेशन का, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा सेशन लंबा चला, थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हुआ बीच में, लेकिन कुल मिलाकर विद्यार्थियों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, साथ साथ विद्यार्थियों ने सीखा। अब किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। पूरे सेशन में ही कोई ऐसा क्वेश्चन आपके मन में अराइज हुआ हो कि हमें ये पूछना है तो बताइए। देखिए, एक क्वेश्चन आया है मेरे सामने, रीना का क्वेश्चन है कि d जो है वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0 कब आएगा। तो देखिए, मैं थोड़ा सा स्थिति पे जाता हूं, यहाँ पर देखिए, जब d जो है वो 0 से बड़ा कब आएगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ d 0 से बड़ा कब आएगा और d बराबर कब आएगा। तो देखिए, d 0 से बड़ा कब आएगा, जब बी स्क्वेयर जो है वो आपके 4ac से बड़ा होगा, तब d जो है वो 0 से बड़ा आएगा। और जब इक्वल कब आएगा, जब बी स्क्वेयर जो है 4ac के इक्वल होगा तो 0 के बराबर आ जाएगा d। और इसी तरह से d 0 से छोटा कब आएगा, जब बी स्क्वेयर जो है वो 4ac से छोटा हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा और d जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। और कोई किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है मेरे पास, फिर भी चलिए एक मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। विकास का मैसेज आया है कि सर समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, एक बार ये लिख के भेजें आप, वही चीज बता दी जाएगी।
समीकरण 2xp माइनस 7x क्यू इजिकल टू 9 की घात p होगी यदि रीना ने क्वेश्चन भेजा है लेकिन वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन में लिखना पूछना चाह रही है वो 2xp माइनस 7x क्यू इजिकल टू 9 की घात p होगी क्या पूछना चाह रही है क्लियर क्लियर क्वेश्चन लिखें चलिए अब किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है ओके स्टूडेंट्स गुड लक ओके स्टूडेंट्स गुड लक आशा करता हूं कि आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वो आप अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे ओके थैंक यू